सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाइन। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर, जो कि एक नए कांसेप्ट को लेकर, जो कि लास्ट लेक्चर में जो है हमने यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को देखा था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है कंप्लीट किया था। आज जो है हम यहाँ पे जो है फर्दर जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी जो है यहाँ पे दो चीज को कंप्लीट कर लिया था, एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल। एंड आगे के फर्दर कांसेप्ट को जो है हम बढ़ते चले जाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक दिल देके जाइएगा लास्ट में, ताकि जो है मुझे पता चले एक कि आपको कांसेप्ट जो है क्लियरली समझ में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम क्या होता है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। लाइसोसोम क्या होता है ना, तो लाइसोसोम जो है कि वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। वेसिकल्स है कि इसका मतलब है कि वो जो एक राउंड स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होगा, है ना, इसलिए कहा गया है वेसिकुलर स्ट्रक्चर। एंड बाकी जो है ये जो है क्या करता है लाइसोसोम, ये कहां से निकलता है, सिस्टर्नी, जो कि मैंने बताया था सिस्टर्नी जो कि ऐसा शेप का होता है सिस्टर्नी, उसके जो है ट्रांसफेस मींस डिस्टल फेस या फिर जो कि मैच्योरिंग फेस जिसे कहते हैं, उस जगह से जो है निकल के और अपने टारगेटेड सेल्स तक जो है, चाहे वो इंट्रासेलुलर हो चाहे जो है एक्स्ट्रा सेलुलर हो, वहां तक जो है उसे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेसिकल्स के फॉर्म में है, उसके अंदर जो है कुछ मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो उसके अंदर मटेरियल जो कि प्रोसेसिंग होने के बाद जो है वहाँ पे जो कि मटेरियल प्रेजेंट है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, उसका काम क्या है, वो जो है ब्रेक डाउन करने में हेल्प होता है किसी भी चीजों का, है ना। जैसे कि हाइड्रोजिने मींस हाइड्रोलाइसिस करने में हेल्प करता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि मींस कोई चीज है उसमें से जो है ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोजन को जो है रिमूव करेगा, इसलिए लाइसिस। यहाँ पे लाइसिस शब्द का मतलब ही है कि मींस ब्रेक डाउन करना। एंड जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीएज यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए जो है आरएनएज यूज किया जाता है, एंड डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए डीएनएज यूज किया जाता है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो है न्यूक्लियेज जो है यूज किया जाता है। एंड बाकी जैसे कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए जो कि एमाइलेज को यूज किया जाता है। जैसे कि स्टार्च, जैसे कि हम कह सकते हैं, जब हम स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टार्च जो है वो आलू के अंदर प्रेजेंट होता है, आलू मीन्स पोटैटो के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब हम जैसे कि आलू का पराठा खाए तो जो है उसमें हमारे मुंह में जो कि एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो कि एमाइलेज जो है वो पहले ही जो है ब्रेक डाउन करना शुरू होता है। मीन्स आधा डाइजेशन जो है, मीन्स आलू का पराठा का जो है वो मुंह में ही हो जाता है, आधा डाइजेस्ट या फिर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, बाकी जो है अंदर जाने के बाद होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि जो है वहाँ पे एमाइलेज हमारा जो है मुंह में सलाइवा में जो है प्रेजेंट है, इसी कारण जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है ना। एंड बाकी यहाँ पे जो है प्रोटीन के बारे में बता दें तो यही काम है ना, कि लाइसोसोम का काम है, मीन्स लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है अपने अंदर, एंड वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा होता है। और बाकी जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वर्क करता है किस में, एसिडिक पीएच में जो है वो काम करता है। मीन्स वहाँ पे जो है एसिडिक पीएच जो है वो भी हाई रहना पड़ेगा, कम लो रहने से जो है काम नहीं करेगा, हाई रहेगा तभी जाके जो है वो एसिडिक पीएच में काम कर रहा होगा। और इसको हाई करके रखने, मेंटेन करने के लिए रखने, मीन्स ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर जो है इसको हाई कंसंट्रेशन, इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसका कंसंट्रेशन हाई रखने के लिए जो है कौन रेस्पॉन्सिबल है या फिर कौन मदद करता है, वहाँ पे प्रोटोन पंप जो है लगा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार डायग्राम से, ये है लाइसोसोम, एंड लाइसोसोम की यहाँ पे जो है यहाँ पे लाइसोसोम की यहाँ पे जो है प्रोटोन पंप प्रेजेंट है। और ये प्रोटोन पंप क्या करेगा, ये जो है ये बाहर साइटोप्लाज्म है, बाहर साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, सेल के अंदर सब बाहर साइटोप्लाज्म ही है। तो यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म से जो है यहाँ पे मीन्स प्रोटोन को H+ आयन को जो है वो बाहर से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भेजेगा। मीन्स क्योंकि अंदर हाई कंसंट्रेशन, इसलिए मैंने बोला कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भेजेगा, क्योंकि ताकि जो है यहाँ पे मेंटेन रहे हाई कंसंट्रेशन लाइसोसोम के अंदर, और तभी जाके जो है वो एसिडिक पीएच में जो है वर्क कर रहा होगा या वर्क कर सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है यहाँ पे कौन मदद करता है, ये प्रोटोन पंप जो है वो मदद कर सकता, मीन्स मदद करता है मेंटेन रखने के लिए लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम को हाई कंसंट्रेशन में रखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब लाइसोसोम के जो ऊपर मीन्स पता चल गया क्या क्या चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे ऑटोफेजिक लाइसोसोम होता है या फिर सुसाइडल बैक जिसे कहा जाता है ना। अब यहाँ पे समझ लो कि जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम होता है यहाँ पे। तो प्राइमरी लाइसोसोम का क्या काम है कि वो जो है ब्रेक डाउन कर रहा है, सबसे पहला काम उसका ब्रेक डाउन करना। ठीक है, सेल्स के अंदर कुछ भी चीज़ है, जैसे कि अगर मान लो कि मीन्स सेकेंडरी लाइसोसोम का क्या काम है, सेकेंडरी लाइसोसोम का काम है कि यहाँ पे जो है जैसे कि हमारे सेल है, सेल के अंदर कोई चीज़ या कोई ऑर्गेनेल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है,
ड्यू टू कुछ भी कंडीशन है ना, ड्यू टू कोई भी रीज़न के कारण जो है वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, तो उसको जो है क्या किया जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो है भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो एक वेस्ट की तरह जो है हो जाएगा, या फिर वेस्ट मटेरियल की तरह जो है मीन्स उसको माना जाएगा, है ना। लेकिन अगर वही चीज़ जो है कोई ऑर्गेनेल जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है और जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर नहीं गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो मूव ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे जो है जमा होते रहेगा, और जो है नया तो बन गया लेकिन पुराना जो है जमा होते रहा, तो उस एक्यूमुलेशन के कारण जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, शरीर में या फिर जो है ह्यूमंस के अंदर जो है कुछ भी डिजीज जो है कॉज हो सकता है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बहुत सारा होता है, आगे जो है चैप्टर्स में हम जानेंगे। और दूसरा जो है आर्थराइटिस या फिर गॉइटर जो है वो सब जो है यहाँ पे कॉज हो सकता है ना। तो ऑटोफेजिक लाइसोसोम या सुसाइडल बैग, और सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है जैसे कि ये वर्क करना, सुसाइडल बैग का नाम बैग क्यों कहा गया है ना लाइसोसोम को, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई मैंने बताया कि ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई जो सेल के अंदर काम नहीं कर रहा, ठीक है, एज उसका हो गया तो वो काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है कहाँ पे चला जाएगा, लाइसोसोम में चला जाएगा, अपने आप जो है वो सुसाइड कर लेगा, है ना, अपने आप को जो है मार लेगा अपने आप, है ना, उसके सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो है वो चला जाएगा, तो इसी कारण जो है इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है ना। और बाकी नेक्स्ट अब यहाँ पे ऑटोफेजिक लाइसोसोम इतना ही था, है ना। अब ये सबको जो है लिख के मैं एक बार बता दूंगा तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और भी अच्छे से जो है समझ में आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। अब जो है वैक्यूल्स के बारे में जान लेते हैं, वैक्यूल्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूल्स जो है वो क्या होता है, वैक्यूल एक स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है ना, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो कि एक स्पेस है साइटोप्लाज्मा के बीच में ही, उसी को कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है 3 तरीके के होते हैं, सेप वैक्यूल होते हैं, फुट वैक्यूल होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सेप वैक्यूल जो है, ये सेप शब्द जो है हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे याद रखो, मीन्स याद रखने का तरीका है कि सेप हम शब्द यूज करते हैं प्लांट्स वगैरह में, तो ये जो है प्लांट्स के अंदर होगा, है ना, वैक्यूल। एंड फूड वैक्यूल, फूड से रिलेटेड कुछ होगा, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कुछ ऐसा होगा जो कि कॉन्ट्रैक्शन या फिर उस चीज से जो है रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सेप वैक्यूल क्या होता है मैं बताता हूँ। सेप वैक्यूल प्लांट में प्रेजेंट होता है सेप वैक्यूल, एंड बाकी फूड वैक्यूल जो है एमीबा एंड प्रोटिस्टा के अंदर जो है फूड वैक्यूल्स जो है देखने को मिलता है, मीन्स फूड के स्टोरेज में जो है ये हेल्प कर रहा होगा, है ना, या फिर ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। तो ये एमीबा एंड प्रोटिस्टा के अंदर जो है स्टोरेज की तरह जो है काम कर रहा होगा, या फिर जो है डाइजेशन में काम कर रहा होगा, मीन्स है ना, डाइजेशन में काम कर रहा होगा कौन, फूड वैक्यूल। एंड बाकी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो एमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर जो है देखने को मिलेगा, एंड बाकी जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा होता है ना, ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प कर रहा होता है। तो ये 3 तरीके के वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सेप वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्लांट्स में, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है यहाँ पे एमीबा एंड जो कि प्रोटिस्टा के अंदर, एंड बाकी जो कि एंड पैरामीशियम एंड एमीबा जो कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उसमें जो है ऑस्मो रेगुलेशन में उसका वर्क है। एंड बाकी यहाँ पे जो मैंने बताया कि फूड वैक्यूल जो है उसका क्या है, डाइजेशन एंड फूड रिजर्वियर की तरह जो है वो काम करता है, या फिर स्टोरेज में हेल्प कर रहा होता है। सेप वैक्यूल के बारे में अब जी की सेप वैक्यूल जो मैंने बोला कि सेप वैक्यूल जो होता है वो क्या करता है, 90% एरिया जो कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है साइटोप्लाज्मा का 90% एरिया, और बाकी इसमें बहुत सारी चीजें टोनोप्लास्ट वगैरह है जो कि मैं सीधा सीधा जो है डायग्राम से ही एक बार मैं बना के दिखाऊंगा, तब जो है आपको क्लियर रहेगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि लाइसोसोम, सबसे पहले तो लाइसोसोम के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम जो है ना, लिखते हैं LYSOSOM। लाइसोसोम जो है क्या है, एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम देयर इज ए वेसिकुलर स्ट्रक्चर, है ना, देयर इज CULA वेसिकुलर UCTURE, ये एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है ना, देयर इज ए वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्स ऑफ है ना, तो देयर इज ए वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म्स ऑफ कैसे बना होता है, एट द ट्रांसफेस है ना, ये क्या है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म करता है कहाँ पे, ट्रांसफेस से ऑफ सिस्टर्नी के, है ना, ऑफ सिस्टर्नी के जो है वो ट्रांसफेस से निकलता है ऑफ द गोल्गी बॉडी का, है ना। मेन से सीधा सीधा बात है यहाँ पे कि ये जो लाइसोसोम कहाँ से बनता है, ये फॉर्म होता है ट्रांसफेस से, है ना, ट्रांसफेस से ऑफ सिस्टर्नी का गोल्गी बॉडी का। एंड बाकी जो है ये क्या होता है, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग के समय, है ना,
मैंने बताया था जैसे वो है ना पैकेजिंग होने के बाद जो है टारगेटेड सेल्स तक बढ़ जाता है ना, इसलिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग के समय जो है वो बनता है। ठीक है, अब जो है ये कंटेन क्या करता है, ये कंटेन क्या कहता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मैंने बताया है ना। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को जो है वो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कंटेन करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस, है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पे देखो ये लाइसिस शब्द जो है ये ब्रेकडाउन के लिए यूज किया जाता है, बाकी हाइड्रो मीन्स शब्द समझ में आ रहा है, पानी से रिलेटेड है, मीन्स हाइड्रोजन से रिलेटेड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसका रिमूवल हो रहा है यहाँ पे, इसी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसी को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ना। एंड बाकी जो है यहाँ पे अब क्या एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया था कुछ चीज का, प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने के लिए क्या यूज करता है, प्रोटीएज, है ना, PROTEN, प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने के लिए जो है क्या यूज करेगा यहाँ पे, BREA के ब्रेक डाउन करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, प्रोटीएज, यहाँ पे प्रोटीएज को यूज किया जाएगा, है ना। एंड बाकी यहाँ पे स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, AMYLASE, एमाइलेस स्टार्च को यूज कर मींस ब्रेक डाउन करने के लिए यूज किया जाएगा। एंड बाकी DNA को DNAs, RNA को यहाँ पे RNAs, एंड बाकी यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो यहाँ पे क्या किया जाएगा, न्यूक्लियस को यूज किया जाएगा, न्यूक्लियस को जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है मैंने बता दिया है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब जो है यहाँ पे अगर अच्छा और एक चीज की अगर यहाँ पे एक नोट बना के लिख लीजिए, है ना, इसको एक नोट बना के लिख लीजिए कि अगर यहाँ पे पीएच ऑफ लाइसोसोम जो है इंक्रीज कर दिया जाए तो अल्कलीन तक, है ना, इफ द पीएच ऑफ लाइसोसोम का, अगर पीएच ऑफ लाइसोसोम को जो है अगर हम इंक्रीज कर दे तो अल्कली तक, इंक्रीज टू अल्कलीन तक जो है उसको अगर इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए इसका पीएच, देन एंजाइम जो है विल इनएक्टिव हो जाएगा, देन एंजाइम विल बी इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये एंजाइम जो है क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा जब जो है उसको लाइसोसोम के पीएच को जो है वो इंक्रीज कर जाएगा अल्कलीन तक, तो जो है एंजाइम जो है वो विल बी इनएक्टिव हो जाएगा, मीन्स काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसे जो है इसके अंदर जो है बादल के अंदर जो है रख देते हैं, है ना, इसको जो है बादल के अंदर जो है नोट बना के रख देते ताकि जो है हाईलाइटेड हो, हमें जो है पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है एंजाइम ऑफ लाइसोसोम वर्क करता है एसिडिक पीएच में, ये भी बात लिख सकते हैं, है ना, ENZYME एंजाइम ऑफ LYSO में लाइसोसोम वर्क एट CID एसिडिक पीएच में जो है वो काम कर रहा होता है। तो एसिडिक के पीएच में जो है लाइसोसोम जो है वर्क कर रहा था, लाइसोसोम का एंजाइम वर्क कर रहा था। अच्छा, मैंने जो है जैसे कि मैंने बताया था, जैसे स्ट्रक्चर से मैं समझा देता हूँ जो है और भी आसानी से जो है आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अच्छा, जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है, ये एक लाइसोसोम है, ठीक है, सेल है, और ये जो है चारों तरफ जो है इसका साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे जो कि H+ का कंसंट्रेशन जो है इनसाइड द लाइसोसोम, कौन जो है हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगा, ये H+ मींस ये प्रोटॉन पंप जो है जो कि पंप करेगा साइटोप्लाज्म से H+ आयन को, है ना, हाई कंसंट्रेशन रखने के लिए। तो ये क्या है, PROTON प्रोटॉन, PUMP पंप, MP पंप, जो कि प्रोटॉन पंप जो है ये क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा किस चीज को, H+ को साइटोप्लाज्म एंड लाइसोसोम के अंदर, है ना, जो है मेंटेन करके रखेगा। एंड बाकी जो है ये क्या चीज है, ये जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ना, ये जो है
CYTOPLASM। साइटोप्लाज्म भी H प्लस होगा, है ना, यहाँ पे भी H प्लस होगा, यहाँ पे भी H प्लस होगा, यहाँ पे भी H प्लस होगा, और ये जो है लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, है ना, ये क्या होगा, लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, लो कंसंट्रेशन में जो है प्रेजेंट होगा, लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, है ना, लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्मा में H प्लस जो कि, है ना, वो प्रेजेंट होगा, है ना, हाई कंसंट्रेशन में जो कि H प्लस जो है प्रेजेंट होगा इनसाइड द लाइसोसोम, है ना। सीधा सीधा सा बात है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, और इसको मेंटेन करना जरूरी है प्रोटॉन पंप के हेल्प से, ना, टू मेंटेन द एसिडिक पीएच इनसाइड द लाइसोसोम। H प्लस पंप जो है, H प्लस पंप्स करेगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा इनसाइड द लाइसोसोम टू मेंटेन द एसिडिक पीएच एंड हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएगा, अच्छा ये जो है अगेंस्ट द ग्रेडियंट प्रोटॉन पंप लग रहा है, तो यहाँ पे जो है अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएगा, मींस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जो है भेजा जा रहा है, मींस नीचे से ऊपर भेजा जा रहा है तो हाई कंसंट्रेशन में भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कि मींस यहाँ पे जो है क्या है, ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो है वो भेजा जा रहा है, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में जो है मैंने बताया था, है ना। डाउनहिल मूवमेंट क्या होता है, अपहिल मूवमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे जो है अपहिल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे क्या बचता है, अब जो है यहाँ पे ऑटोफेजिक लाइसोसोम या फिर जो है सुसाइडल बैग जो है वो बचता है, ठीक है। अच्छा तो मेरे भाई यहाँ पे जो है मैंने बताया था ऑटोफेजिक लाइसोसोम या फिर जो है यहाँ पे सुसाइडल बैग के बारे में। अब यहाँ पे ऑटोफेजिक लाइसोसोम का असली मतलब क्या है मैं एक बार लिख के जो है अच्छे से बता दिया हूँ, अब जो है आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। और जो है सुसाइडल बैग क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर जो है इन दोनों को क्यों कहा जाता है लाइसोसोम के अंदर जो है क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो है ऑटोफेजिक लाइसोसोम हम इसलिए कहते हैं, मीन्स ऑटोफेजिक लाइसोसोम में क्या होता है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम में एक ऐसा प्रोसेस है जब यहाँ पे सेल्स के अंदर, मीन्स इट इज अ प्रोसेस इन विच द डैमेज या ओल्डर ऑर्गेनेल्स जो कि सेल्स के इनसाइड द सेल प्रेजेंट है उसे पैक कर दिया जाता है और उसको जो है फ्यूज करा दिया जाता है किसके साथ, लाइसोसोम के साथ, है ना। और लाइसोसोम के साथ फ्यूज कराने के बाद जो है क्या कराया जाएगा, उसको जो है मीन्स रिपेयर किया जाएगा। क्यों रिपेयर किया जाएगा, ताकि जो है उसे रीयूज कर सके, और उससे जो बचा हुआ मटेरियल है उसी को कह देते हैं रेसिडुअल बॉडी। और वो रेसिडुअल बॉडी अगर सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट कर जाए तो वो जो है कुछ जो है डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे सुसाइडल बैग इसलिए कहा, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है ये जो है सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंटेन करता है कुछ हार्मफुल एंजाइम जैसे कि हाइड्रेटिक एंजाइम, और अगर जो है वो डैमेज कर सकता है सेल्स के सारे ऑर्गेनेल्स को, या पूरा का पूरा सेल्स को जो है पचा सकता है। क्यों, क्योंकि जो है अगर वो लीक कर जाए तो जो है पूरा का पूरा सेल्स को जो है बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है। इसी कारण जो है इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है ना, जो कि लाइसोसोम को ही जो है सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ऑटोफेजिक लाइसोसोम एंड सुसाइडल बैग, है ना। क्यों कहा जाता है ऐसा, लाइसोसोम को ही जो है ऑटोफेजिक लाइसोसोम और सुसाइडल बैग, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बारे में भी जो है हम लिख लेते हैं, वैक्यूल्स क्या है, VACOULES, वैक्यूल्स के बारे में लिख लेते हैं। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल इज द वैक्यूल क्या है, वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है जो कि प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा, है ना। तो वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर। एंड बाकी वैक्यूल्स जो है यहाँ पे कैसे तरीके होते हैं, वैक्यूल्स आर थ्री टाइप्स, वैक्यूल्स आर थ्री टाइप का होता है। वैक्यूल्स जो कि वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स जो है थ्री टाइप के होते हैं। यहाँ पे सेप वैक्यूल होते हैं एंड सेप वैक्यूल होते हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एंड फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल कहाँ का प्रेजेंट होता है, मैंने बताया एमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड प्रोटिस्टा मींस प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आता है पैरामीशियम एंड एमीबा आ जाता है ना, इन PROTISTA प्रोटिस्टा, जिसके अंदर आता है फर्स्ट MEOB एमीबा, एंड यहाँ पे एमीबा आ जाता है, और जो है पैरामीशियम आ जाता है, पैरामीशियम जो आ जाता है, एमीबा एंड पैरामीशियम इस प्रोटिस्टा के अंदर आ जाता है। और बाकी जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये
ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये कहाँ पर रहता है, प्रोटिस्टा के अंदर रहता है, एमीबा के अंदर। है ना, तो एमीबा के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्टा के अंदर, एमीबा के अंदर देखने को मिलेगा। फंक्शन जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। ये ऑस्मो रेगुलेशन में जो है हेल्प कर रहा होगा। इसका फंक्शन फूड का स्टोर करने में हेल्प कर रहा होगा एंड डाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। डाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। तो यहाँ पे सेप वैक्यूल है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल जो कि प्रोटिस्टा के अंदर, एमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि इन प्रोटिस्टा के अंदर, एमीबा के अंदर। फंक्शन जो है इसका ऑस्मो रेगुलेशन है, बाकी फंक्शन जो कि इसका फूड स्टोर करने में एंड जो कि डाइजेशन करने में हेल्प होता है। एंड वैक्यूल जो है तीन तरीके के होते हैं, सेप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे वैक्यूल क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अभी वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल जो है यहाँ पे सबसे पहली बात, यंग मेरिस्टेम सेल्स में जो है वैक्यूल जो है क्या होता है, वो एब्सेंट होता है प्लांट्स के अंदर, है ना। तो इन यंग मेरिस्टेम सेल्स में, इन यंग मेरिस्टेम सेल्स के अंदर जो है क्या होता है, देयर इज नो वैक्यूल्स इन यंग मेरिस्टेम सेल्स, देयर is no VACOULE vacuole, there is no vacuole in a young meristem in a plants में जो है नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बात जो है इंपॉर्टेंट बात जान लिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इन प्लांट, अच्छा ये सेप वैक्यूल कहाँ मैंने नहीं लिखा, इन PLANTS प्लांट्स में जो है प्रेजेंट है। और ये जो है क्या करता है, 90% एरिया जो है साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट का वो घेर रहा होता है या फिर लेकर रखा होता है ना। तो ये जो है 90% एरिया जो है, 90% एरिया जो है वो क्या करता है, स्पेस जो है कवर्ड बाय सेप वैक्यूल इन अ साइटोप्लाज्म। 90% एरिया ऑफ CYTOPLASM प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है इसका 90% ऑफ एरिया साइटोप्लाज्मा का कवर्ड है ना। तो 90% एरिया जो है साइटोप्लाज्मा का वो कवर होता है किससे, सेप वैक्यूल से, है ना, बाय सेप वैक्यूल के द्वारा जो है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है जो है मैं बताऊंगा, स्ट्रक्चर से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे जो है यहाँ पे सेप वैक्यूल का ये डायग्राम है जो कि मैच्योर प्लांट सेल्स का है। इसमें जो है ये अंदर वाला लेयर जो होता है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है ना। तो ये जो है ये सेप वैक्यूल साइटोप्लाज्मा में जो है 90% एरिया जो है वो कवर कर रहा है ना, घेर रहा है ना। तो और यहाँ पे टोनोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, टोनोप्लास्ट सिलेक्टिवली परमिएबल होता है और सेप वैक्यूल के अंदर जो है टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल क्या क्या कंटेन करता है, मींस वैक्यूल्स जो कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, टोनोप्लास्ट को देख लिया, अब वैक्यूल क्या क्या कंटेन करता है साइल के अंदर, है ना। तो वैक्यूल जो है वाटर को कंटेन करता है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे ये क्या कर रहा होता है, ये वाटर को कंटेन कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये मिनरल्स आयंस को जो है कंटेन कर रहा होता है, मिनरल्स को, आयंस को, है ना, MINERAL मिनरल एंड आयंस को जो है वो कंटेन कर रहा होता है। दूसरा चीज, और फिर तीसरा चीज जो कि सॉल्यूट एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल को जो है ना, उसको कंटेन कर रहा होता है ये। तो वाटर को, मिनरल आयंस को एंड सॉल्यूट को, है ना, एंड EXCREATORY एक्सक्रीटरी मटेरियल को जो है वो स्टोर कर रहा होता है। तो यहाँ पे वैक्यूल क्या क्या कंटेन कर रहा होता है, वैक्यूल जो है वाटर को कंटेन कर रहा होता है, मिनरल साइंस को, सॉल्यूट को, एक्सक्रीटरी मटेरियल को जो है कंटेन कर रहा होता है। एंड बाकी ये है ना वैक्यूलर सेप और कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए वैक्यूलर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट बना के लिख लेना कि यहाँ पे जो है क्या है कि कंसंट्रेशन जो है ना, वो सॉल्यूट का वैक्यूल्स के अंदर, ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है क्या होता है, वो लोअर होता है, मींस हायर होता है, सॉरी, है ना, हायर होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि वैक्यूल्स के अंदर जो कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड VACOULE वैक्यूल, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट इनसाइड द वैक्यूल जो है वो क्या होता है, वेरी वेरी
GREAT या ग्रेटर देन, ये ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर होता है ना, वेरी वेरी ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा में जो कि वेरी वेरी ग्रेटर देन द सॉल्यूट which present in प्लाज्मा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट जो कि वैक्यूल्स के अंदर जो कि बहुत ज्यादा होता है कंसंट्रेशन का एज कम्पेयर टू सॉल्यूट जो कि साइटोप्लाज्मा में, मींस ये साइटोप्लाज्मा है, मींस ये सेल्स है, सेल्स के यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मा है ना, ये साइटोप्लाज्मा है, और ये साइटोप्लाज्मा के में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इसका कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो इस वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसका कंसंट्रेशन जो है वो होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो कि वैक्यूल्स में होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत ही हाई होगा एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्मा में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है ना। तो यही बात जो है इंपॉर्टेंट है ना, और इसी चीज को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो हमने कंप्लीट किया है, जैसे कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल जो है चारों चीजों को जो है पढ़ लिया है, जान लिया है, उसके बारे में समझ लिया है। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो है मूव करते हैं। यहाँ पे जो है अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो है प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट जो है कैसे फॉर्मेशन हुआ या ओरिजिन कैसे हुआ है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक चीज दिया हुआ है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसमें क्या बताया गया है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में यहाँ पे बोला गया है कि जब एक प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जब वो यूकैरियोट के अंदर रेसाइड करते रह चला गया, मींस बहुत सारे समय तक जो है वो उसके अंदर रहते चला गया, तो उसमें जो है कुछ इवोल्यूशन हुआ जिसके कारण जो है वो किस चीज में तब्दील हो गया, वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है बदल गया है ना, या फॉर्म हो गया या बन गया है ना। तो मींस इवोल्यूशनरी जो कि रिलेशनशिप जो है दिखाया, मींस एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है उसके अंदर रह के जो है प्रोकैरियोट जो कि बैक्टीरिया जो है यूकैरियोटिक के सेल्स के अंदर जो है दिखाया एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसके कारण जो है वो क्या हुआ, वहां पे इवॉल्व किया वो, और इवॉल्व करने के बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के बीच में जो है क्या सिमिलरिटीज है क्या डिसिमिलरिटीज है ना, तो इस चीज को जो है एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो है लिख लेंगे ना, है ना, तब जो है आपको और भी जो है क्लियर हो जाएगा डायरेक्टली। तो सबसे पहला जो कि सिमिलरिटी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो कि प्लास्टिड के बीच में जो है कि मींस उसके पास जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, और फिर सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड तीसरा जो कि उसके पास खुद का राइबोसोम होता है 70S का, खुद का प्रोटीन होता है उसके पास, है ना। एंड चार बात जो है मैंने बता दिया। अब पांचवा बात जैसे कि, और ये दोनों जो है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज जो है इसे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो है ये जो है साइटोप्लाज्मिक के प्रोटीन के ऊपर, उसके फंक्शन के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसलिए जो है इसे सेमी ऑटोनोमिक सेल ऑर्गेनेलीज जो है कहा जाता है ना, ये पांचवा बात। और छठा बात, ये जो है डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से, है ना, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के समय, और बाकी जो है यहाँ पे जो है इसका खुद का मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, और यहाँ पे बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है या प्लास्टिड जो है दोनों के दोनों एटीपी सिंथेसिस में जो है हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। तो एटीपी सिंथेसिस में दोनों के दोनों हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, वो ड्यूरिंग मींस एरोबिक के रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे, फोटो मींस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का सिंथेसिस है एरोबिक कंडीशन के अंदर, एंड बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। एंड बाकी जो कि प्लास्टिड के अंदर जो कि फोटो मींस फोटो फॉस्फोराइलेशन के हेल्प से, इस प्रोसेस से जो है वहां पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, और ये जो है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन के समय जो है देखने को मिलता है किसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर। तो ये दोनों जो है सिमिलरिटीज ने जो है हमने जो है देखा यहाँ पे कुछ 8-9 पॉइंट, है ना, इस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो कि क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के बीच में सिमिलरिटीज हमने देखा, है ना। तो इन्हीं सब बातों को लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे जो है हम फर्दर इस माइटोकॉन्ड्रिया के आगे में जो है मूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड जिसे कहते हैं। उसमें सबसे पहला एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में क्या बोला गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, यहाँ पे PROKARYOT प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, है ना, वो क्या हुआ, वो जो है BACTERI बैक्टीरिया हो गया, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये जो है वाज रिसाइडिंग, है ना, वाज RESID residing inside the eukaryotic cells, inside EUKARYOT यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो रह रहा था, है ना, इन एंड यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक सेल्स एंड शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो शो करने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे आफ्टर इवोल्यूशन जो है दिस बैक्टीरिया क्या हुआ, आफ्टर इवोल्यूशन बैक्टीरिया क्या हुआ, बैक्टीरिया का क्या हो गया, बैक्टीरिया जो है बिकेम ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है वो बन गया। ठीक है, अब सिमिलरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है वो देखते हैं, है ना। सिमिलरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। यहाँ पे सिमिलरिटी बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है ये क्या क्या होगा, सबसे पहला सिमिलरिटी जो कि यहाँ पे हैव डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, ये हैव डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है यहाँ पे होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए प्रेजेंट होगा। इसके पास खुद का प्रोटीन होगा, खुद का यहाँ पे राइबोसोम होगा, हैविंग ओन प्रोटीन प्रोटीन एंड हैविंग ओन राइबोसोम, हैविंग ओन राइबोसोम 70S टाइप का जो है राइबोसोम जो है इसके पास प्रेजेंट होगा, खुद का प्रोटीन होगा, खुद का सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए होगा, खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, एंड जो है ये क्या कर रहा होगा, डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, ये जो है डिवाइड बाय बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहा होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय। एंड बाकी 6th पॉइंट जो कि ये क्या कर रहा होगा, ये बोथ हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो है होगा, दोनों के दोनों जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कि 6.7 पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो है इसके पास क्या होगा, ये जो है इसके पास सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनी है ना, ये जो है मीन्स से कह सकते हैं कि दे बोथ हैव ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनी, दे बोथ हैव सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनी, दोनों के पास जो है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनी होगा, इसी कारण बिकॉज दे डिपेंड ऑन बिकॉज दे डिपेंड ऑन साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन एंड फॉर फंक्शन, है ना, प्रोटीन के ऊपर जो है ना, प्रोटीन फॉर देयर फंक्शन, है ना। तो ये जो है दे हैव बोथ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बिकॉज दे डिपेंड ऑन द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन फॉर देयर फंक्शन के लिए जो है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो है वो रहेगा। एंड बाकी बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस। तो दोनों के दोनों जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है हेल्प कर रहा होगा एटीपी के सिंथेसिस करने में, है ना। तो एटीपी के सिंथेसिस करने में जो है दोनों के दोनों जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है हेल्प कर रहा होगा। बाकी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस कैसे होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
जो है सिंथेसिस जो है कैसे होगा, एटीपी सिंथेसिस कैसे हो रहा होगा, वो जो है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन से हो रहा होगा। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन से हो रहा होगा, है ना। किस कंडीशन में हो रहा होगा, एरोबिक कंडीशन में, ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशन के अंदर हो रहा होगा। ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशन के अंदर जो है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन हो रहा होगा, एंड एटीपी की सिंथेसिस हो रहा होगा। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा होगा। बाकी प्लास्टिड के अंदर या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, इन प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्या हो रहा होगा, एटीपी का सिंथेसिस कैसे हो रहा होगा, सिंथेसिस जो है एटीपी का सिंथेसिस वहां पे हो रहा होगा। यहाँ पे कैसे हो रहा होगा, फोटोफोस्फोराइलेशन से, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट के हेल्प से, इसका मतलब कि लाइट रिएक्शन के समय हो रहा होगा, है ना। फोटो राइलेशन की हेल्प से ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन के समय जो है ये फोटोफोस्फोराइलेशन जो है एटीपी का सिंथेसिस होगा। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड के अंदर जो है हमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिसिमिलरिटी है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के अंदर, है ना, हैव ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मींस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए होता है, हैविंग ओन प्रोटीन हैविंग देयर ओन राइबोसोम 70s का होता है, डिवाइड बाय बाइनरी फिजन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, एंड बोथ हैव ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है, एंड बिकॉज ऑफ दे डिपेंड ऑन द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन फॉर देयर फंक्शन। एंड बाकी जो कि बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है वो एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। एंड बाकी इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्या होगा, ये एटीपी का सिंथेसिस जो है वो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन से हेल्प से होगा एंड ड्यूरिंग द एरोबिक कंडीशन में। एंड बाकी एटीपी का सिंथेसिस जो कि इन क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के अंदर जो कि फोटोफोस्फोराइलेशन से हेल्प से होगा। एंड फोटो का शब्द से मतलब समझ में आ रहा है कि फोटो मींस लाइट, मींस इसका मतलब है कि लाइट रिएक्शन के समय जो है ये हो रहा होगा एटीपी का सिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो है हमें समझ में आ गया, है ना, सिमिलरिटी हमने देख लिया। इस चीज को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है मूव करेंगे हम डिटेल चीज में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे जो है हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो उस पर मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है डीएनए में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता होगा बचपन से कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सब लोग ही जानते हैं इस चीज को, है ना, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल मींस सेल का पावर हाउस है। मींस इसका मतलब है कि सेल को कोई भी काम करने के लिए जो है पावर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा होता है इस सेल के अंदर। इसलिए जो है सेल को जो है पावर हाउस मींस माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है माइक्रोस्कोप के अंदर हम इजीली नहीं देख सकते जब तक जो है हम उसे स्टेन ना कर दे डाई से, जो कि यहाँ पे जेनस ग्रीन नाम के डाई से जो है जब तक हम स्टेन ना कर दे माइटोकॉन्ड्रिया को, तब तक जो है हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख नहीं सकते हैं, विजिबल नहीं होता है नेकेड आई से, ठीक है। और जो है इसके बाद इसका डायमेंशन जो होता है मींस डायामीटर। अच्छा, सबसे पहली बात जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये वेरिएबल हो सकता है नंबर में, है ना, एंड हर एक डिफरेंट साइज का, शेप का हो सकता है। एंड जितना ज़्यादा अगर नंबर में होगा इसका मतलब फिजियोलॉजिकल रोल या फिर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उस सेल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। एंड अगर वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम है, उसका नंबर लेस है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फिजियोलॉजिकल रोल या फिर एक्टिविटी जो है वहाँ पे कम हो रहा होगा या फिर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डायमेंशन यहाँ पे देख लेते हैं। डायमीटर जो होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का होता है, और लेंथ अगर देखा जाए तो 1.0 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर का जो है यहाँ पे होता है। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला बात मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की क्या बात बताया कि इसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे जो है हम तब तक नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के अंदर जब तक जो है इसे स्टेन ना कर दिया जाए जेनस ग्रीन से। एंड बाकी तीसरा पॉइंट जो कि इसका डायमीटर जो होता है, डायमेंशन में डायमीटर जो है यहाँ पे 0.2 से यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर का होता है, लेंथ में जो कि 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे बताया कि शेप या फिर जो कि साइज या फिर जो है नंबर जो है वेरिएबल हो सकता है हर एक माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग डिफरेंट सेल्स के अंदर। एंड बाकी जो है जितना ज़्यादा, छठा पॉइंट जो मैंने बताया कि जितना ज़्यादा अगर इसका नंबर होगा इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है ज़्यादा हो रहा होगा या फिर
उसका नंबर होने पे, और अगर कम है तो इसका मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है लेस होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है उसका, जो कि स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगा और जो है और भी आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए इस चीज़ को जो है लिख लेते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में को जो है लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, MITOCHONDRI, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर जिसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे होते हैं ना। तो POWER, पावर, HOUSE, हाउस ऑफ सेल कह रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ द सेल है जिसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट EASLY easily, VISIBLE visible, अंडर माइक्रो SCOPE स्कोप, अनलेस जब तक हम इसे जो है स्टेन ना कर दें, अनलेस वी नॉट स्टेन विथ द जेनस ग्रीन, इट इज नॉट विजिबल, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं। या फिर जो है अनलेस स्टेन विथ द स्पेसिफिक डाई, अनलेस स्टेन विथ PECIFI, स्पेसिफिक स्टेन, जैसे कि यहाँ पे जेनस ग्रीन यहाँ पे लिखेंगे जेनस ग्रीन, जे से होगा, JANUS, जेनस ग्रीन जो है यहाँ पे होगा। जेनस ग्रीन से जब तक हम डाई ना कर दे इसे, है ना, स्टेन ना कर दे, तो जो है ये दिखाई नहीं देगा। डायमेंशन अब लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहला, दूसरा सॉरी, डाई ENS, एंड डायमेंशन जो है यहाँ पे डायामीटर जो है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक जो है वो होता है। 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर जो है डायमीटर होता है। एंड लेंथ जो है वो होता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर यहाँ पे होता है 4.1 माइक्रोमीटर जो है वो होता है। तो 4.1 माइक्रोमीटर तक जो है यहाँ पे होता है। शेप साइज नंबर जो है वो शेप साइज नंबर जो है वो वेरिएबल इन डिफरेंट सेल्स में जो है वो शेप साइज नंबर वेरिएबल होता है इन ए डिफरेंट सेल, है ना, वेरिएबल होता है इन डिफरेंट सेल्स में। नॉट फिक्स लिख देता हूँ, नॉट फिक्स्ड, है ना, फिक्स नहीं है ये। एंड बाकी जो है यहाँ पे चौथा पॉइंट जो कि मैंने बताया था कि जो है नंबर अगर लेस है, इसका मतलब है कि फिजियोलॉजिकल UMB नंबर अगर लेस है, इसका मतलब यहाँ पे YSO फिजियोलॉजिकल रोल जो है वो लेस है, लेस एक्टिव, फिजियोलॉजिकल लेस एक्टिव। अगर नंबर जो है वो मोर है, इसका मतलब है कि LOGI फिजियोलॉजिकल मोर एक्टिव जो है वो है ना। तो फिजियोलॉजिकल मोर एक्टिव है ना। नंबर अगर ज़्यादा है, नंबर अगर कम है, तो फिजियोलॉजिकल लेस एक्टिव जो है वो होता है ना। एंड यहाँ पे अब स्ट्रक्चर जो है मैं एक बार में बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों को जो है समझा दूंगा या फिर दिखा दूंगा, है ना। अरे मीन्स नेमिंग आप लोगों को दिखाऊंगा, तब तक जो है आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए। मैंने जो है यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा बना के दिखा दिया है। सबसे पहला जो है यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, बाहर का स्ट्रक्चर जो कि लेयर है उसे कहा आउटर मेम्ब्रेन। एंड फिर जो है उसका अंदर जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो है इस सेल के अंदर जो है यहाँ पे सबसे पहला ये जो है राइबोसोम है जो कि 70S का जो है प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो है क्रिस्टेई प्रेजेंट है जो कि अंदर में धसा हुआ इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर जो है उसे जो है क्रिस्टेई कहा, ये यहाँ पे है। और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA दिख ही रहा है ना। और बाकी ये लीनियर स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर है, सिंगल है इससे सिंगल कहा गया, है ना, स्टैंडर्ड एंड लीनियर, है ना, लंबा है इसी कारण, एंड मीन्स लंबे फॉर्म में है इसी कारण लीनियर कहा गया। और RNA है इसलिए RNA है। एंड बाकी ये जो है प्रोटीन है। एंड बाकी ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है क्या है, ये F1 पार्टिकल है जिसे ऑक्सीजोम भी कहा जाता है। और ये ATP के सिंथेसिस में हेल्प किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है ये चीज। तो ये F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजोम जिसे कहा जाता है, जो कि ATP के सिंथेसिस में हेल्प कर
करता है। एटीपी के सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? F1 पार्टिकल हेल्प करता है या ऑक्सीजोन हेल्प करता है, ठीक है। और ये बीच वाला चीज जो गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड जिसे कहते हैं वो होता है मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स को जो है गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड कहा जाता है। तो ये जो है पूरा का पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है ना। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसेंशियल चीज सारे के सारे जो है मैंने लिख दिए हैं। एंड बाकी जो है अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है आउटर मेम्ब्रेन भी होता है, इनर मेम्ब्रेन भी होता है, जैसे मैंने लिखा है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है उसको जो है लिख लेते हैं ना, है ना, डायरेक्टली कि आउटर मेम्ब्रेन क्या है, कंटिन्यूअस लेयर है, मोर परमिएबल है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे लिखते हैं माइटो CHONDRIA कॉन्ड्रिया हैव 2 लेयर है। यहाँ पे आउटर MEMBRAN मेम्ब्रेन है, एंड INNE इनर BRANE मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो कि परमिएबल है, MEABL परमिएबल है ना। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल होगा, है ना, मोर परमिएबल कह सकते हैं ना, मोर है। एंड ये जो है क्या है, लेस PERMEABLE लेस परमिएबल है। एंड बाकी जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस लेयर है वो जो है इनफोल्डिंग्स कह सकते हैं ना, ये CONTINOUS कंटिन्यूअस लेयर है, वो डिसकंटिन्यूअस है, या फिर कह सकते हैं इनफोल्डिंग उसमें ज़्यादा इनफोल्डिंग एट ए रेगुलर इंटरवल कॉल्ड एज क्रिस्टल, है ना। यहाँ पे जो है इनफोल्डिंग जो है प्रेजेंट है कॉल्ड एज CRISTAE क्रिस्टेई, जो कि मैंने बताया ये क्रिस्टेई जो है प्रेजेंट है, इनफोल्डिंग है मेम्ब्रेन का। एंड बाकी सरफेस एरिया या एंजाइमेटिक कंटेंट इंक्रीज करता है, ये चीज़ जो है ये क्या कहता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, एंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज करता है, एरिया एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को, है ना। इनफोल्डिंग्स एंड बाकी ये कंटिन्यूअस लेयर है, परमिएबल होता है, ये लेस परमिएबल है, इनफोल्डिंग प्रेजेंट है क्रिस्टल के फॉर्म में। एंड बाकी जो है ये पोरीन्स आर प्रेजेंट, है ना, पोरीन्स आर प्रेजेंट जो कि बिग होल्स जिसे कहते हैं, है ना, बिग साइज के प्रोटीन जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, है ना। इसी कारण पोरीन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे पोरीन्स प्रेजेंट है, पोरीन्स आर प्रेजेंट। पोरीन्स क्या होता है, पोरीन्स जो कि पोर होता है, छेद होता है, जो कि क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में जो है हेल्प कर रहा होता है। इसी कारण जो है ये, और ये आउटिंग्स जो है वो प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन पे, है ना। और जो है वो क्या करता है, पोरीन्स में जो छेद है मीन्स जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पे जो है पोरीन्स जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे PORINS पोरीन्स आर एब्सेंट, है ना। तो यहाँ पे जो है एब्सेंट है ना, यहाँ पे पोरीन्स एब्सेंट है, यहाँ पे पोरीन्स प्रेजेंट है। तो यही जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 लेयर है, आउटर एंड इनर, दोनों के बीच में जो है डिफरेंस, या फिर जो है दोनों में क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है, कौन परमिएबल है कौन इम्परमिएबल है ना। तो उस बारे में जो है मैंने बता दिया। तो इस चीज़ को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एंड बाकी जो है स्ट्रक्चर को भी जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, इस लेक्चर में जो है हम जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया तक जो है रखते हैं, और प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम उसको पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग ने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है सारी चीज़ों को समझा, और जो है सभी चीज़ को जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताया मैंने, और जो है डिफरेंस बताया, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी बताया, एंड बाकी जो है यहाँ पे जो है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ों को जो है मैंने आपको जो है यहाँ पे सिखाया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ, जो कि प्लास्टिड जो की बचता है, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, उसको जो है कंप्लीट करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर में। जय हिंद, बाय बाय।